everyone, welcome to my YouTube channel. So on this channel I'm going to teach biology and I will cover all the chapters and all the topics of class 11, 12th and BSc. ठीक है, तो हम क्लास 11, 12th और BSc के सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स जो भी चैप्टर्स है वो सब अच्छे से समझेंगे and we'll study all those topics. Okay, so for today हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। और इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे 4 टॉपिक्स एंड दोज टॉपिक्स आर कि व्हाट इज सेल, मतलब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो विल स्टडी कि एक्चुअली में सेल होता क्या है। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि सेल होता क्या, तो वी वुड बी लिटिल बिट क्यूरियस कि सेल डिस्कवर किसने करा। तो देन विल स्टडी कि डिस्कवरी ऑफ सेल कहाँ से हुई थी। देन विल स्टडी कि सेल थ्योरी क्या है। नाउ सेल थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो विल स्टडी दैट टू एंड देन विल स्टडी कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने अलग अलग तरह के शेप के होते हैं, कोई लार्ज होता है, कोई स्मॉल होता है क्या नहीं है। विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट दैट। तो इस टॉपिक में सिर्फ 4 पढ़ेंगे, ऐसे ही हर वीडियो में हम 3 या 4 टॉपिक्स को लेंगे और उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करके उन्हें अच्छे से समझेंगे। ओके, एंड ऐसे करते करते जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आई विल पोस्ट अ वीडियो जिसमें पूरे एक चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में फिर से एक बार समझ लेंगे जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। ओके, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल, मतलब सेल होता क्या है। Now, when you look around yourself, you see living organisms and non-living organisms. लेकिन have you ever wonder कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो living organisms को non-living organisms से अलग करती है? You know, what makes the difference between the two? ऐसा क्या difference है जो कुछ organisms living, कुछ thing living होती हैं, कुछ non-living होती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को differentiate करती है? तो वो है हमारे पास सेल। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होता है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल नहीं होता है। तो सेल हमारा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा सेल से बना हुआ है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बनने की स्टार्टिंग ही सेल से हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि एक हमारे पास एक ईंट है, ठीक है, ये मान लो कि हमारे पास एक ब्रिक है। तो ये जो एक ब्रिक है हमने इसको बोल दिया कि ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल है। लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग बहुत सारी ब्रिक को रख देते हैं और एक वॉल बना देते हैं तो क्या हुआ, एक से ज्यादा सेल्स हमारे पास आ गए हैं। तो जो हमने बचपन में पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन कैसे बने हैं, टिश्यू से बने हैं। और टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। तो सेल क्या हुआ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जिस जैसे भी बना हुआ है, उसका जो भी ऑर्गन है सब कुछ है, वो बेसिकली स्टार्ट ही किससे हुआ है, सेल से हुआ है। तो सेल हमारा क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसका मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल है तो वो सेल उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसके सारे स्ट्रक्चर को वो सब कुछ मेंटेन करेगा। तो ये सारे काम हमारे कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। अब सेल हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास यूनिसेलुलर हो या हमारे पास मल्टी सेलुलर हो। अगर हमारे पास यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है कि वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, जस्ट वन सिंगल सेल। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वी हैव मोर देन वन सेल। अब मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल्स आते हैं ह्यूमंस के, इंसेक्ट्स के एंड प्लांट्स के। तो जो ह्यूमंस हमारे पास है, जैसे कि वी आर होमो सैपियंस, ओके, वी आर ह्यूमंस। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई है। फिर हमारा वही जो हमने अर्ली क्लास में पढ़ा था वही वाला आ जाएगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। वैसे ही हमारे इंसेक्ट्स बने हुए हैं और वैसे ही हमारे प्लांट्स बने हुए हैं। बट जब यूनिसेलुलर के बारे में बात करते हैं, यूनिसेलुलर में होता है एक सिंगल सेल, सिर्फ एक सिंगल सेल, जस्ट वन। और अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, सो वी हैव क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ पे देखो कि एक ही सेल है, वी हैव जस्ट वन सेल। एंड एक अमीबा जो बहुत फेमस है, मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अमीबा के बारे में, ये भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। एंड देन वी हैव पैरामीशियम। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इट इज लाइक हमारे स्लीपर्स की तरह, जो हमारी चप्पल होती है इनकी शेप वैसी ही होती है। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, तो ये पैरामीशियम है, ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और क्यों है, क्योंकि ये
सिंगल सेल के बने हुए हैं। तो दीज आर जस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम। में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने नोट्स में सारी एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एबल टू परफॉर्म ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो अमीबा है, तो अमीबा एक अकेला सिंगल सेल है, लेकिन ये फिर भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो रहता है, उसको जरूरत नहीं है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और हमारी बॉडी की तरह मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बने, उसकी नीड नहीं है। अमीबा एक सिंगल सेल है, वो तब भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अपने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमारे पास अमीबा है या हमारा पैरामीशियम है या क्लेमाइडोमोनास है, ये तीनों क्या है, सिंगल सेल है, बट दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन परफॉर्म ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है। नाउ वी हैव अनदर लाइन इन एनसीईआरटी जिसमें लिखते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब क्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जैसे हमारे पास एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो पूरी एक सेल नहीं है, अब मान लो अब सेल में क्या होगा, मान लो कि एक बाउंड्री होगी, ठीक है, एक न्यूक्लियस पड़ा होगा ऐसे ही स्कैटर्ड काइंड ऑफ, मे बी थोड़ा राइबोसोम्स हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मा हो सकता है, तो ये सारे सेल हैं। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल सेल से भी कोई जितने भी चीजें एक सिंगल सेल के पास होती हैं वो उसके पास नहीं है, तो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि एक सिंगल सेल कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, कोई भी चीज जो एक सेल से कम होती है, मतलब अगर कोई एक सिंगल सेल तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट उसके अलावा कोई और चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती एज ऑफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमने इतना देखा। अब विल स्टडी अबाउट कि हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, सेल यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर के 3 एग्जांपल्स हमने देख लिए, यूनिसेलुलर के 3 एग्जांपल्स हमने देख लिए, एंड देन हमने एनसीईआरटी में लिखी हुई 2 लाइंस को हमने समझ लिया। नाउ विल अंडरस्टैंड कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी। तो अभी इस चैप्टर के लिए, अभी के लिए हमें सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं साइंटिस्ट के। सबसे पहले विल स्टडी रॉबर्ट हुक। तो ये रॉबर्ट हुक क्या है, साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डिस्कवरी करी थी फर्स्ट सेल की। अब आप फर्स्ट सेल कह लो या फर्स्ट टर्म कह लो, वो उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। अब इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर करा था दैट वाज अ डेड सेल। ठीक है, डेड सेल क्या होता है, वो सेल जो अपने अभी कैपेबल ना हो कोई भी अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सबसे पहले सेल, उन्होंने ही टर्म दी थी सेल की, लेकिन उन्होंने एक डेड सेल डिस्कवर करा था। ठीक है, नाउ डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। ओके, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस कैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर का सीपीयू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हमारे ह्यूमंस के अंदर ब्रेन होता है जो हमारे सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे ही एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हमारा रहता है। ठीक है, और एक तरह से वी कैन से द ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अब हम लोग आते हैं सेल थ्योरी पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले हमें पढ़ना है मैथाई शियाल्डेन के बारे में, जिन्होंने 1838 में ये बताया था कि प्लांट बॉडीज मेड अप ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू। मतलब कि मैथाई शियाल्डेन ने 1838 में ये चीज बताई थी प्लांट्स पे डिस्कवरी करके, कि जो प्लांट की बॉडीज होती है वो सेल से बनी हुई होती है, जो आगे जाके टिश्यू बनाते हैं। जो हमें पता है, हमें ये बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहा है कि सेल से टिश्यू बनते हैं। तो मैथाई शियाल्डेन ने हमें यही चीज बताई कि थी जो प्लांट बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। अब मैथाई शियाल्डेन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे।
ठीक है, और वो क्या थे, जर्मन से थे, मतलब जर्मन साइंटिस्ट थे वो, मैथाइस शाल्डेन। नाउ सेकंड वी हैव थियोडोर श्वान, जिन्होंने 1839 में डिस्कवरी करी थी, और वो एक जूलॉजिस्ट थे एंड ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब कि ब्रिटिश साइंटिस्ट। बताया था कि ही स्टडीड एनिमल सेल। अब वो जूलॉजिस्ट है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो एनिमल सेल को ही स्टडी करेंगे, तो उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया था, और उन्होंने ये एक बोला था कि एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि अगर हमारे पास एक ये सिंगल सेल है तो ये जो उसकी बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को उन्होंने कहा था कि ये बाउंड्री हमारी क्या है, ये बाउंड्री हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये थिन होती है, और सेल की सबसे बाहर की आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने एक और चीज बताई थी कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारे पास होती है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सेल के बाहर वी कैन से कि दो कवरिंग है। दो कवरिंग क्या, एक हमारे पास कवरिंग हो जाएगी सेल वॉल की, और एक हमारे पास कवरिंग हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लांट सेल्स में दो है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ एक है, दैट इज जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक डिफरेंस भी है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, अब इसको याद करने के तरीके के लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मान लो कि वी हैव शेल्डन, ठीक है, शेल्डन है, मतलब एक तरह से ये मान लो कि जब गर्मी होती है तो हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, हमें ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, सो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो हमें ट्री क्या कर रहे हैं, एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं गर्मी से, थोड़ा सा हमें बचा रहे हैं। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। इफ यू हैव सम अदर वे इन योर माइंड, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ वे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे हम लोग याद कर सकते हैं कि हमें धूप से शील्ड कौन देता है, ट्री देते हैं। तो मैथाइस शाल्डेन ने क्या किसको स्टडी किया था, प्लांट को स्टडी किया था। वो क्या है, एक बॉटनिस्ट है। ठीक है, अब हमें मैथाइस शाल्डेन ने ये बता दिया कि प्लांट्स के बारे में, उन्होंने बताया कि प्लांट सेल से बने होते हैं। थियोडोर श्वान ने हमारे पास एनिमल्स के बारे में बता दिया, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि सेल्स आते कहाँ से हैं। मतलब अगर एक सेल है, वो एक सेल से आगे नए सेल्स कैसे बनते हैं, तो वो हमारा बताया था रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उन्होंने बोला था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल, जो हमारे नए सेल हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब कि जो हमारे नए सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो पहले से सेल हैं उन्हीं से आगे हमारे नए सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, अभी प्री एग्जिस्टिंग, ये पहले से है। अब इससे हमारे पास न्यू सेल कैसे बनेंगे, सेल डिविजन से बनेंगे। सेल डिवीजन मतलब हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन, उसमें हम लोग समझेंगे कि सेल डिवीजन एक्चुअली में होता क्या है और सेल डिवीजन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये एक सेल है, ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, ड्यू टू सम प्रोसेसेस जो हम लोग सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे, और जो ये एक सेल है ये दो डॉटर सेल में बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारे पास दो नए सेल फॉर्म हो गए थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, तो यही चीज हमें रुडोल्फ वर्चो ने बताई थी कि नए सेल आते कहां से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ओमेनस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ऐसे ही इन वाले सेल से ये फिर से डिवाइड करेंगे, अब इनसे भी दो बनेंगे, ये डिवाइड करेंगे, इनसे भी दो बनेंगे। तो एक सेल से हमारे पास बने दो, अब इन दो से हमारे पास बन जाएंगे चार सेल, चार से फिर 8, ऐसे करके एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने ये भी समझ लिया कि नए सेल बनते कहां से। तो ये हमारी सेल थ्योरी थी। अब हम लोग आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेल कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मैंने साइज लिखा हुआ है कि कौन से सेल का कितना साइज होता है। फॉर एज ऑफ यूकैरियोटिक सेल वो होता है 10 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। ओके, अब हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक का कितना होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, और उसका साइज कितना है 0.3 माइक्रोमीटर। नाउ वायरस का हमें पता है, वायरस तो इट इज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। RBC रेड ब्लड सेल वो क्या है, उनका शेप क्या होती है, राउंड एंड बाइकॉन्केव।
और वो कितना होता है उनका साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच का होता है और लॉन्गेस्ट सेल क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन। और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, पीपीएलओ। फॉर टुडे हमने आज क्या क्या पढ़ा है कि सेल क्या होता है और सेल की डिस्कवरी किसने करी है, सेल थ्योरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं एंड आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक या किसी भी चीज़ को लेके, प्लीज़ राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू चेंज, अगर आपको ऐसा हो कि कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आया या फिर कुछ भी हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड हम एक बैक्टीरिया का यानी एक प्रोकैरियोटिक का हम एक सेल को ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली में सेल के अंदर क्या क्या होता है। एंड देन वी विल गो फर्दर विद द चैप्टर। ओके।